Wait for 2 minutes, then we shall start.
आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब देखो आ रही है। यस सर। तो सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर एक कंपनी जब भी बाय बैक करेगी तो दे हैव टू ओपन एस्क्रो अकाउंट विद द थर्ड पार्टी। तो बैंक हो सकता है, तो चाहे आप उसमें कैश डिपॉजिट करते हैं, चाहे वो कोई बॉन्ड देते हैं, बैंक गारंटी देते हैं, या कोई भी सिक्योरिटीज आप देते हैं, तीनों भी हो सकते हैं कि कुछ पार्ट कैश में कुछ पार्ट बैंक में। तो ये नॉर्म्स थी। नेक्स्ट पार्ट है, देखिए कि कितना आपको डिपॉजिट करना है। देखो ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि कितना पैसा हम डिपॉजिट करेंगे बायबैक के लिए। डिपेंड्स अपॉन योर साइज ऑफ ऑफर। जो आपका ऑफर साइज है उसके बेसिस पे ये क्या है, डिपेंड करेगा कि एस्क्रो अकाउंट में जो आप पैसा डालेंगे। तो एस्क्रो अकाउंट मस्ट कंसिस्ट ऑफ कि क्या उसके अंदर होना चाहिए कि एन अमाउंट इक्वल टू 25% ऑफ द कंसिडरेशन पेबल। कि जितना आपको कंसिडरेशन पेमेंट करना है, जितना आपको कंसिडरेशन क्या है पेमेंट करना है, तो अमाउंट इक्वल टू 25% ऑफ द कंसिडरेशन पेबल। किस केस में? अगर आपका कंसिडरेशन जो है 100 करोड़ तक का है, अगर इफ कंसिडरेशन इज नॉट मोर देन, इफ कंसिडरेशन नॉट मोर देन 100 करोड़ रुपीस, कि अगर 100 करोड़ तक की पेमेंट है तो 25%, और अगर 100 करोड़ से ऊपर का ऑफर है, अगर 100 करोड़ से ऊपर का है तो उस केस में अप टू ₹100 करोड़, 100 करोड़ कंसिडरेशन तक तो 25 प्लस 10% जितना ऊपर होगा, 10% ऑफ द कंसिडरेशन अब ₹100 करोड़। कि अगर 100 करोड़ से जितना भी एक्सीड करेगा, मान लो 110 करोड़ है तो 10 करोड़ का 10%, यानी 1 करोड़ और हो जाएगा। तो ये नॉर्म्स हैं आपके पास, ये नॉर्म्स हैं कि एस्क्रो अकाउंट में कितना पैसा आपको डिपॉजिट करना है थर्ड पार्टी के पास, चाहे वो कैश में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे वो सिक्योरिटीज की फॉर्म में है। तो अगर 100 करोड़ तक का कंसिडरेशन पेबल है तो उस केस में आपको क्या है, 25% ऑफ द कंसिडरेशन पेबल। अगर 100 करोड़ से ऊपर है तो 100 करोड़ तक 25%, और 100 करोड़ से ऊपर जो है वो 10%। तो ये हमारी नॉर्म्स रहेंगी कि जब आप एस्क्रो अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो कितना कितना आप करेंगे। अब एंट्रीज हैं, देखिए अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो ये थ्योरी पार्ट था बायबैक का सारा, जितना भी अभी तक हमने किया, क्योंकि थ्योरी भी आती है और एमकॉम में थ्योरी ज्यादा आती है मास्टर डिग्री लेवल पे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। का जब आप बायबैक करते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, ये हम देखते हैं। अगर आप बायबैक फ्रेश इश्यू से करते हैं, क्योंकि बायबैक के सोर्सेज आपको बताए थे कि या तो आप अपने ही रिजर्व आपके पास हैं उसमें से कर सकते हैं, या फिर
फ्रेश इशू ऑफ शेयर से कर सकते हैं। तो अगर आप फ्रेश इशू करेंगे तो आप किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे ये देखते हैं। तो लेट अस बिगिन विद दिस। आप क्या डेबिट करेंगे और क्या आप क्रेडिट करेंगे। कि अगर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स has been made have been made for the purpose of buyback, तो उस केस में हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्योंकि इस पर्पस के लिए है, तो आपने जितने शेयर इशू किए और सारे हमने क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, देखो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपने शेयर्स को बाय बैक करना है। तो शेयर्स बाय बैक हम फेस वैल्यू पे करते हैं, डिस्काउंट पे करते हैं या प्रीमियम पे करते हैं। शेयर्स आर बॉट बैक एट पार। तो अगर पार पे कर रहे हो तो आप एंट्री कर रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पेमेंट करनी है, इनको कंसिडरेशन ड्यू करा रहे हैं, टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं तो आपने ड्यू करा दिया, जो भी उसकी नॉमिनल वैल्यू थी। और जब इनको पेमेंट हो जाएगी, जब इनको पेमेंट हो जाएगा तो हम एंट्री कर देंगे सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, बैंक ही देते हैं वैसे तो ये है एट पार। अब अगर एट प्रीमियम है या एट डिस्काउंट है, एट प्रीमियम, तो हम कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और अब प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हो तो प्रीमियम का अमाउंट भी तो डेबिट करना पड़ेगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जो एडिशनल अमाउंट है, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है तो वो भी यूज कर सकते हैं। जो भी बैलेंस अवेलेबल है वो भी आप यूज कर सकते हैं। टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स, ड्यू करा दिया आपने अमाउंट, पेमेंट तो वही होगी, पेमेंट में थोड़ी कोई चेंज होगा। टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एट डिस्काउंट। अब हमें बेनिफिट हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है जब शेयर कैपिटल आप रिडीम कर रहे हैं और जब अपने शेयर्स ही आप क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो मेरे लिए कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। तो हम लिखेंगे टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स, तो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। तो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट इसलिए हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया।
तो इस तरह आप एंट्री करेंगे कि कंपनी बायबैक जो है वो पार पे कर रही है या प्रीमियम पे कर रही है या फिर क्या है, डिस्काउंट पे कर रही है। नेक्स्ट एंट्री है, देखिए लास्ट टाइम हमने कहा था सीआरआर बनाना है कि इफ बायबैक इज मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, कि अगर हम फ्री रिजर्व से बनाते हैं तो फ्री रिजर्व में जब आप बनाएंगे तो आपको बताया था फ्री रिजर्व का मतलब कोई भी जनरल रिजर्व हो सकता है, तो आप उसके लिए सीआरआर क्रिएट करेंगे, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो आपको सीआरआर क्रिएट करना क्या है जरूरी, क्लियर। Yes, sir. तो आप सीआरआर क्या है क्रिएट करेंगे जब फ्री रिजर्व से करेंगे। अब इसी की केस स्टडी है, देखो केस स्टडी कि किस तरह से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए Saket Limited had issued capital of rupees 10 lakh at the rate rupees 10 per equity share. The balance in the securities premium account was rupees 2 lakh and general reserve rupees 10 lakh. The company decided to buy back 20% of its share capital from the shareholders at the rate rupees 8 per share. The company has issued rupees 4 lakh 10% preference shares shares 2 months ago. Record the transactions according to section 68 of the Companies Act 2013. तो ये हमारे पास डेटा प्रोवाइडेड है। ये डेटा आपको दे रखा है। तो अब इसमें बाय बैक की एंट्रीज आपको करनी है। अब नए शेयर इशू कर रखे हैं 2 मंथ्स अगो, एक तो इनकी एंट्री, उसके बाद जो शॉर्ट अमाउंट होगा वो हम अपने फ्री रिजर्व से ले लेंगे।
तो देखो लेट अस सॉल्व कि सबसे पहले कंपनी ने शेयर क्या है इशू किए, तो हम एंट्री पास कर देते हैं। देखो फ्रेश इशू किया कंपनी ने, तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब प्रेफरेंस है तो आगे लिख देते हैं 10% प्रेफरेंस शेयर्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अमाउंट आपको दे रखा है 4 लाख के शेयर इशू किए, तो यहां 4 लाख डाल देते हैं, यहां भी 4 शेयर इशू कर रखे हैं। उसके बाद इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो इसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। देखो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये तो शेयर इशू होगा। अब हमें जो पेमेंट करनी है वो टोटल देखो 20% शेयर लिए हैं, टोटल 10 लाख के थे, तो 10 लाख का 20% कितना हो जाएगा 2 लाख। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 1.5 करोड़ कर दिया हमने, क्योंकि अदरवाइज अमाउंट कम हो जाएगा। तो 1.5 करोड़ का अगर 20% हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 लाख। तो एंट्री करेंगे हम, ड्यू कराएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, कि आपको 30 लाख के शेयर्स क्या हैं परचेज करने, तो ड्यू कराने हैं। देखो 8 रुपए में परचेज करना है, तो प्रॉफिट हो गया कंपनी को, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्योंकि कैपिटल कम हो रही है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। शेयर को तो पैसा देना, ड्यू कराएंगे शेयर होल्डर्स को 8 रुपीज देने, तो यहां पे अगर आप देखें तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बने, कि 30 लाख की पेमेंट आप कर रहे हो, डिवाइडेड बाय 10 रुपीज का शेयर है, तो 3 लाख शेयर्स हो गए। तो हमने ड्यू कराए 3 लाख इंटू 8 रुपीज की पेमेंट करनी है, तो ये हो गया 24 लाख। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो बाकी मैंने बोला था कैपिटल रिजर्व, इसका मतलब डिस्काउंट हो गया, 2 रुपए के हिसाब से 6 लाख हो गया। क्लियर। अब देखो 4 लाख तो ऊपर से आ गए, फ्रेश इशू। अभी और भी चाहिए, देखो आपको कितना चाहिए, 4 लाख माइनस कर दो तो 20 लाख अभी और चाहिए, 20 लाख अभी और चाहिए। तो यहां पे हमारे पास क्या है, देखो कितना अमाउंट आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो फ्री रिजर्व से उठाएंगे, जनरल रिजर्व पड़ा है देखो आपके पास, तो पहले जनरल रिजर्व यूज करेंगे, शॉर्ट पड़ेगा तो प्रीमियम यूज कर लेंगे। तो हमें बैलेंस रह गया देखो टोटल, मैं नीचे नोट भी बना देता हूं, वर्किंग नोट, वेट,
तो अब नीचे वर्किंग नोट भी बना रहा हूं, देखिए। तो ये वर्किंग नोट है। तो हमें कितने पैसे चाहिए ये देखो, जो हमने आपने ट्रांसफर करने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। अब फेस वैल्यू से हमेशा मैच करते हैं, हमेशा फेस वैल्यू से मैच करते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू देखो कितनी है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है वो देखो, कितना आपको चाहिए और कितना पैसा हमारे पास क्या है अवेलेबल। इक्विटी शेयर की जो हमारी नॉमिनल वैल्यू थी, इक्विटी शेयर्स का जो नॉमिनल वैल्यू था वो देखो, वो था 30 लाख। दिस इज नॉमिनल वैल्यू। तो मीन्स आपको जो रिडीम करने हैं वो तो करने हैं 30 लाख के। अब हमने जो फ्रेश इशू कर लिया, वो हमने कर दिया, जो फ्रेश इशू किए थे वो देखो कितने के हैं, 4 लाख। फ्रेश इशू जो हमारा है वो है 4 लाख का, 4 लाख रुपए ये डाल। अब हमें जो सीआरआर क्रिएट करना है वो हमें क्रिएट करना है, देखो 26 लाख का, 26 लाख रुपए चाहिए। तो वो हम ले लेंगे किससे, जनरल रिजर्व से ले लेंगे। वो हम जनरल रिजर्व से क्या ले लेंगे, जनरल रिजर्व से ले लेते हैं। तो देखो 26 लाख चाहिए, जनरल रिजर्व में अवेलेबल है 24 लाख। जनरल रिजर्व में अवेलेबल है हमारे पास 24 लाख। ठीक है, सारा यूज कर लें कि नहीं करें, सारा यूज कर लें या नहीं करें। 2 लाख रुपए ऊपर भी आपके पास है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज कर सकते हैं। 2 लाख रुपए आपके जो हैं वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से आ जाएंगे टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। 26 लाख हो गया इक्वल। अब पेमेंट करो, पैसे इकट्ठे हो गए। तो ये हमारे पास आ गए टोटल, जितने की कैपिटल आपकी थी वो थी 30 लाख की। 4 लाख हमारे वहां से आ गए, 26 हमने सीआरआर क्रिएट किया। तो आप पेमेंट करो, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। कितनी पेमेंट करनी है आपको, 24 लाख हमने ड्यू कराए थे इनको। तो टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह हम करेंगे, इस तरह हम करेंगे, देखो क्लियर। यस सर। तो ये हमारा बायबैक ऑफ शेयर्स है कि इस तरह हम क्या करेंगे, बायबैक करेंगे कि सबसे पहले आपने फ्रेश इशू किया तो हमने फ्रेश इशू की एंट्री कर दी। उसके बाद हमने जितने शेयर्स बायबैक करने थे
1,50,00,000 में से 20%, तो 30 लाख हो गया। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 3 लाख। 8 रुपीज का शेयर है, 24 लाख। और नॉमिनल वैल्यू आपकी 30 है। 4 लाख हमने वहां से कलेक्ट किए, बाकी के लिए हमने CRR क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने पेमेंट कर दी। तो ये हमारा बाय बैक ऑफ शेयर्स था। अब नेक्स्ट टॉपिक है राइट शेयर्स। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है दैट इज राइट शेयर्स। कि राइट शेयर्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सेम ही ट्रीटमेंट होगा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कभी डिफर नहीं करता है, क्योंकि फ्रेश इश्यू ही तो हो रहा है, बस हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। किस लिए कंपनी करती है? कि टू रेज एडिशनल कैपिटल। कि जब कंपनी क्या है एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी क्या करती है? रेज करती है। तो कंपनी क्या करती है? राइट शेयर इश्यू करती है। तो उसके लिए कंपनी पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या करती है? ऑफर करती है कि आप ले लो, नहीं तो हम पब्लिक को इश्यू करेंगे। कि पहले क्या है, हम ऑफर करते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो दैट आर कॉल्ड राइट शेयर्स। कि द शेयर्स वेयर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैव द फर्स्ट राइट टू सब्सक्राइब द शेयर्स। तो जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को टैप करते हैं तो उसको हम राइट शेयर्स बोलते हैं। कि व्हेन द शेयर्स आर when the shares are offered to existing shareholders, when the shares are offered to existing shareholders for subscription, तो उसको हम बोलते हैं यहां पे राइट शेयर्स। तो उनको आप राइट शेयर्स बोलते हैं। तो राइट शेयर्स मीन, तो ये मीनिंग हो गया कि when the shares are offered to existing shareholders for subscription, first right कि means he has the first right to apply for additional shares कि पहला राइट इनके पास है कि ये अपना राइट क्या है यूज करेंगे उन शेयर्स के लिए। तो मोस्टली कंपनी इनको सस्ता ही देती है, जिसको हम डिस्काउंट बोल देते हैं। जिसको हम क्या है डिस्काउंट बोलते हैं। बाकी सब सेम रहेगा, नो चेंज। जैसे आप फ्रेश इशू करते हो वैसे ही आप इनको करेंगे। तो ये क्लियर हो गया यहां तक। तो प्रोराटा बेसिस पे कंपनी, क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स को थोड़ी देगी,
तो यहां पे कंपनी प्रोराटा बेसिस पे दे रही है कि शेयर्स आर गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट प्रोराटा बेसिस। कि प्रोराटा बेसिस पे हम कहें शेयर्स उनको ऑफर करेंगे, तो कंपनी प्रोराटा बेसिस पे देती है शेयर्स जो है शेयर होल्डर्स को। तो इसका जो प्राइस होता है at a discounted price, not at discount, discounted price than the current market price. तो डिस्काउंटेड प्राइस पे हम ऑफर करते हैं इनको, जो है जो मार्केट से कम ही होता है हमेशा। तो यहां पे जब कंपनी ऑफर करती है तो सेक्शन 62 कह रहा है कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 62 states that जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दैट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी proposes, public limited company can propose कि जब कंपनी बनी है उसके 2 साल के बाद प्रपोज राइट शेयर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ after the expiry of 2 years, 2 years of the formation, कि जब कंपनी बनी है, और एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द फर्स्ट अलॉटमेंट, जब कंपनी ने पहला अलॉटमेंट किया विच एवर इज अर्लियर, तब कंपनी क्या कर सकती है, राइट शेयर इशू कर सकती है। तो ये कंडीशन है, एक चेक है कि सेक्शन 62 के अंदर मेंशन कि कंपनी जो शेयर ऑफर करेगी या तो फॉर्मेशन के 2 इयर्स के बाद या फिर जो फर्स्ट अलॉटमेंट था उसके 1 ईयर के बाद, विच एवर इज अर्लियर। तो ये राइट शेयर के क्लॉज हैं। अब देर आर सर्टेन थिंग्स वी हैव टू कंसीडर कि फर्दर शेयर्स जो भी कंपनी इशू कर रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, प्रोपोर्शनेट होल्डिंग में करेगी। 15 दिन ये ऑफर क्या है रहेगा, बट 30 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। जिस दिन ऑफर शुरू हुआ इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज डिक्लाइन हो जाएगा। ऑफर के अंदर लिखा होगा कि आप अपने राइट्स को क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे के फेवर में रिनाउंस भी कर सकते हैं। रिनाउंस का मतलब छोड़ भी सकते हैं। तो ऑफर शुड स्पेसिफाई द कंसर्न्ड पर्सन कैन रिनाउंस द शेयर। वो आपके उस ऑफर लेटर के अंदर, उस ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होगा कि आप दूसरे पर्सन के फेवर में रिनाउंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये इसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो लेट अस सी द कंडीशंस। कुछ कंडीशंस हमारे पास है। क्या कंडीशंस हैं वो देखते हैं। एक तो मैंने पहले बता दी कि फर्स्ट आपको ये बताई कि हम सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स,
कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब आप ऑफर करेंगे ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस, प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा बेसिस पे। दूसरा आपको बताया कि ऑफर पीरियड जो होगा, ऑफर पीरियड नॉट लेस देन 15 days but not more than 30 days from the date of ऑफर, कि जिस दिन आपने ऑफर दिया वहां से काउंट करना शुरू करें। रिनाउंसमेंट राइट्स, रिनाउंसमेंट मीन सेक्रीफाइस करना, छोड़ना, एक्सटिंग्विश करना दूसरे के फेवर में। तो ऑफर शुड स्पेसिफाई that the person can renounce their rights in favor of another person, कि दूसरे पर्सन या पर्सन्स के फेवर में आप उनको क्या है, रिनाउंस कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस आपको गिवन सेक्शन 62 के अंदर मेंशन, कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करेंगे, प्रपोर्शनेट बेसिस पे आप लेंगे, ऑफर पीरियड 15 दिन से 30 दिन तक वैलिड होगा, और उसके अंदर आपकी क्लॉज लिखी होगी कि आप 30 डेज सॉरी आप दूसरे पर्सन के फेवर में क्या अपने राइट्स को रिनाउंस कर सकते हैं। तो क्लियर? तो रेस्ट वी विल डू टुमारो।